प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा शीत युद्ध का दौर। इसके क्वेश्चन आंसरों को ध्यान से समझना है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। शीत युद्ध ने किस प्रकार संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया अथवा शीत युद्ध के प्रमुख प्रभाव क्या थे? तो इसका आंसर है कि शीत युद्ध के प्रमुख प्रभाव यानी दुनिया दो गुटों में बंट गई थी। गुट निरपेक्ष का उदय हुआ, इसमें हथियारों की होड़ में वृद्धि हुई, तनावपूर्ण वातावरण रहा। तो ये जितने भी टॉपिक है हमारे, इन सबको ध्यान से सुनना है और समझना भी है। शीत युद्ध के कारण विश्व दो गुटों में बंट गया और संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पूंजीवादी देश थे, जबकि दूसरी ओर सोवियत संघ और अन्य साम्यवादी देश थे। इस तरह शीत युद्ध ने विश्व को दो गुट में विभाजित कर दिया। दो गुटों में विभाजित होने के बाद ही गुट निरपेक्ष का उदय हुआ था। शीत युद्ध के कारण गुट निरपेक्षता का उदय हुआ और तीसरी दुनिया के देशों ने गुट निरपेक्ष की नीति को अपना लिया। ये तीसरी दुनिया के देश कौन थे? जो कि फ्रांस और ब्रिटेन से आज़ाद हुए थे और वो कहीं ना कहीं डरते थे बड़े बड़े देशों से, जैसे कि हम बात करते हैं अमेरिका और सोवियत संघ से, क्योंकि नव स्वतंत्र देश शीत युद्ध और तनाव से दूर रहना चाहते थे और वो खुद अपना विकास करना चाहते थे। तो बच्चों, आगे का जो टॉपिक है वो हमारा है सैनिक संगठनों का निर्माण करना। शीत युद्ध के दौर में साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों ही गुटों ने अपनी ही शक्ति और प्रभाव में वृद्धि करने के लिए सैनिक संगठनों का निर्माण किया, जैसे कि राज्य अमेरिका ने नाटो और सीटो सेंटो का निर्माण किया, जबकि सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट का निर्माण किया था। अब हम बात करते हैं कि हथियारों की होड़ में वृद्धि। शीत युद्ध के कारण हथियारों की होड़ में वृद्धि हुई, क्योंकि दोनों गुट एक दूसरे से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहते थे। दोनों गुट का मतलब है कि यहाँ पे सोवियत संघ भी है और अमेरिका है, और नए हथियार यानी वेपन का निर्माण करके अपनी तकनीकी विकास को प्रकट करना चाहते थे। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे नव स्वतंत्र देशों से उन्हें काफ़ी हद तक उम्मीद थी, लेकिन नव स्वतंत्र जो देश थे उन्होंने गुट निरपेक्ष की नीति को भी अपना लिया था। तनावपूर्ण वातावरण। शीत युद्ध के कारण विश्व में तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व के लिए एक खतरा उत्पन्न हुआ। जैसे क्यूबा मिसाइल संकट के कारण परमाणु युद्ध का खतरा और ज़्यादा पैदा हो गया था। बच्चों, मैंने आपको क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में डीपली बताया था, और यहाँ तक कि हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अहम भूमिका निभाई थी, यानी क्यूबा मिसाइल संकट को टालने में। इस तरह शीत युद्ध के कारण दुनिया दो गुटों में बंट गई और गुट निरपेक्षता का उदय हुआ। सैनिक संगठनों का निर्माण हुआ, यानी हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि सैनिक संगठनों का निर्माण यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और किसने किया था? सोवियत संघ ने किया था। हथियारों की होड़ बढ़ने लगी और विश्व में तनावपूर्ण वातावरण पैदा हुआ, इसलिए शीत युद्ध ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर दिया। तो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, इसके क्या प्रभाव पड़े? तो आइए बच्चों इसे ध्यान से समझेंगे, और बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। क्यूबा वेस्ट इंडीज़ का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है और इसके पड़ोसी देश कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, जमैका और हैटी है। 1959 में फिदेल कास्त्रो ने जनरल बतिस्ता की सरकार का तख्ता पलट दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा में कम्युनिस्ट तानाशाही को जन्म दिया। क्यूबा के उद्योगों में अमेरिकी पूंजीपतियों ने करोड़ों डॉलर लगा रखे थे। इन उद्योगों को कास्त्रो सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। जब फिदेल कास्त्रो को अमेरिका की ओर से आक्रमण की आशंका बढ़ गई तो उसने रूस से सैनिक और आर्थिक सहायता मांगी थी। तो बच्चों, मैंने आपको इसकी पहले भी स्टोरी समझाई थी और बताई भी थी। अगर जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर वीडियो को देख लीजिएगा। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या कहानी है। नक्शे में क्यूबा में तैनात की जा रही परमाणु मिसाइल की पहुँच के दायरे को दिखाया जा रहा है। इस नक्शे को संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA द्वारा क्यूबा मिसाइल संकट पर हुई गोपनीय बैठक में इस्तेमाल किया गया था। तो बच्चों, आप जैसे कि यहाँ पे जो मैप है, इस मैप को आप ध्यान से देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, पहले हमें जानना जरूरी है कि क्यूबा मिसाइल संकट हुआ ही क्यों और किन देशों के बीच में हुआ। तो सोवियत
सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव, क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी है। क्यूबा उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है जो कि अमेरिका के तट से सटा हुआ है। शीत युद्ध के दौर में यह सोवियत संघ का मित्र था, लेकिन सोवियत संघ को यह चिंता थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका क्यूबा पर हमला कर देगा और वहां के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में चोरी छिपे मिसाइलें तैनात कर दी थी। हथियारों की इस तैनाती की वजह से सोवियत संघ पहले के मुकाबले अब अमेरिका के तकरीबन दुगनी ठिकानों या शहरों पर भी आक्रमण कर सकता था। अमेरिका को इस बात की भनक क्यूबा में सोवियत संघ ने अपने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं 3 हफ्ते बाद पता चला, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया था। तनावपूर्ण स्थिति तो बन गई, इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट के प्रभाव। क्यूबा मिसाइल संकट के कारण अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ गई और विश्व में परमाणु युद्ध का खतरा पैदा हो गया था, क्योंकि अगर युद्ध होता तो परमाणु बमों का इस्तेमाल भी आवश्यक होता। इसलिए क्यूबा मिसाइल संकट को समाप्त करने के लिए दोनों गुटों ने समझौता कर लिया और सोवियत संघ ने क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटा ली। तो जैसा कि बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा भी और जो मैंने बताया है उसे एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि तीसरा जो क्वेश्चन है वो कि अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराने के क्या कारण थे, ऐसा करना जरूरी था या नहीं था। इसके जवाब में तर्क दीजिए। जापान पर परमाणु हमले। अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। यानी हम बात कर रहे हैं कि दोनों शहरों पर बम इन्होंने गिराया, अमेरिका ने बम जैसे गिराया तो दूसरा विश्व युद्ध क्या हो गया था, हमारा समाप्त हो गया था। इन बमों को लिटिल बॉय और फैट मैन जैसे गुप्त नाम दिए गए। लिटिल बॉय की क्षमता 15 किलो टन जबकि फैट मैन की क्षमता 21 किलो टन थी। हमले के कारण दोनों शहरों की आधी जनसंख्या मारी गई। उनके वंशज आज भी मुसीबत को झेल रहे हैं। परमाणु बम गिराना जरूरी था कि नहीं, आलोचकों का क्या तर्क था। तो आइए बच्चों से ध्यान से समझते हैं कि परमाणु बम गिराने के पीछे अमेरिकी फैसलों के आलोचकों का क्या तर्क है। कि अमेरिका इस बात को पहले से जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अमेरिका की इस कार्यवाही का मकसद सोवियत संघ को सैन्य और राजनीति लाभ उठाने से रोकना था। यानी हम बात कर रहे हैं कि सोवियत जो संघ है ना, वो सेना और राजनीतिक लाभ उठाने से उसको रोकना था। वह सोवियत संघ के सामने ये भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी देशों के आगे के जान माल के नुकसान को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। तो जैसा कि बच्चों अभी हमने थर्ड क्वेश्चन पढ़ा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो बच्चों आगे का जो क्वेश्चन है वो हमारा 4th क्वेश्चन है। शीत युद्ध या सशस्त्र युद्ध वास्तविक युद्ध में क्यों नहीं बदल सका, कारण बताइए। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक चला, जिसमें जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक चला। जो दूसरा विश्व युद्ध था वो हमारा 1939 से लेकर 45 तक चला। ये पहले विश्व युद्ध से भी बहुत ज़्यादा भयानक था। दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच संघर्ष हुआ। बच्चों मैंने पहले वर्ल्ड वॉर के बारे में आपको बताया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी बताया था, तो आई होप कि आपको ये पता होगा। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं कि मित्र राष्ट्रों ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस थे। यानी मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। जबकि धुरी राष्ट्र में इटली, जर्मनी, जापान थे। अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था
और इसी के साथ विश्व राजनीति में दो महाशक्तियों का उदय हुआ। जर्मनी जापान हार चुके थे, ब्रिटेन और यूरोप के बाकी देश युद्ध में हुए नुकसान की मार झेल रहे थे। अब अमेरिका और सोवियत संघ ही विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थी। देखो बच्चों, जो मैंने चीज़ें आपको पहले ही सारे डाउट्स क्लियर कर दिए थे, तो एक बार ज़रूर आप उस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना ही शीत युद्ध का कारण बन गया। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस को इसकी कोई जानकारी नहीं थी और अमेरिका ने जापान के ऊपर हमला कर दिया था और बाद में दोनों के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई, जिसे हम शीत युद्ध भी कह सकते हैं। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे ये समझ काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले नुकसान की मार झेलना किसी भी देश के बस की बात नहीं है। यह एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था। इसलिए दोनों ही महाशक्तियाँ या महाशक्ति वास्तविक या रक्त रंजित युद्ध से बचना चाहती थी। परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन होगा, यह तय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता था। इस तरह महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध होने के बावजूद भी शीत युद्ध रक्त रंजित का रूप नहीं ले सका। तो आइए बच्चों, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो 5वां क्वेश्चन है। शीत युद्ध के दौर में महाशक्तियों ने छोटे छोटे देशों के साथ मिलकर सैनिक गठबंधनों का निर्माण क्यों किया? तो देखो बच्चों, आपको ध्यान से इसे समझना होगा कि जो दोनों महाशक्तियाँ थी वो नव स्वतंत्र देशों के साथ गठबंधनों का निर्माण करना चाहती थी, लेकिन ये नव स्वतंत्र जो देश थे इन्होंने गुटनिरपेक्ष की नीति को अपना लिया था। शीत युद्ध के दौर में इसका अब हम आंसर पढ़ेंगे कि शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने तीसरी दुनिया के विकासशील देशों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। इसके कई कारण हैं। देखो, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा कि अमेरिका भी है और सोवियत संघ भी है, तीसरी दुनिया से अपने अच्छे संबंध बनाना चाहते थे और उनसे अपना काम निकलवाना चाहते थे। जैसे कि हम बात करते हैं कि सैनिक अड्डों की स्थापना, शीत युद्ध में महाशक्तियाँ सैनिक अड्डों की स्थापना करना चाहती थी। हालांकि मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो नव स्वतंत्र जो देश थे बहुत सारे तो जुड़ भी गए थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्हें लाभ भी मिल रहा था। वो चाहते थे कि हम विकसित हो जाए। हालांकि हमने पढ़ा था कि नाटो सीटो सेंटो के बारे में, फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी तरफ कर लिया था और 1971 में बांग्लादेश का जो विभाजन हुआ था उसमें भी लड़ाइयाँ हुई थी और सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया था। तो ये सब आगे के हम टॉपिक में भी पढ़ेंगे, जिससे हमारा ये टॉपिक और ज़्यादा आसान हो जाएगा। सैनिक अड्डों की स्थापना, शीत युद्ध में महाशक्तियाँ सैनिक अड्डों की स्थापना करना चाहती थी, इसलिए महाशक्तियों ने तीसरी दुनिया के देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना चाहते थे। जैसे हम बात करते हैं कि सोवियत संघ ने क्यूबा को अपना मित्र बनाया और संयुक्त राज्य ने पाकिस्तान को अपना मित्र बना लिया। महत्वपूर्ण खनिज और संसाधन, शीत युद्ध के दौर में महाशक्तियाँ महत्वपूर्ण खनिज और अन्य संसाधन प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए महाशक्तियों ने एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए थे। यानी हम बात करें दो महाशक्तियों की, अमेरिका और सोवियत संघ ने क्या करा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि एशिया और अफ्रीका से अपने अच्छे संबंध बना रहे थे, मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना चाहते थे। आगे का टॉपिक है हमारा प्रभाव में वृद्धि। शीत युद्ध के दौर में महाशक्तियाँ अपने प्रभाव में वृद्धि करना चाहती थी, इसलिए महाशक्तियों ने तीसरी दुनिया के देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। सैनिक खर्च में कटौती, महाशक्तियाँ छोटे और कमज़ोर देशों से मित्रता करके अपने सैनिक खर्च को कम करना चाहती थी, जो कि उनका जो बजट था ठीक ठाक था, अच्छा था, लेकिन वो कम करना चाहती थी। इसलिए महाशक्तियों ने विकासशील देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। विकासशील का मतलब कि हम बात करते हैं कि जो नव स्वतंत्र जो देश थे, ब्रिटेन फ्रांस से
उनसे चंगुल से मुक्त हुए थे, वो विकासशील थे, वो विकसित होना चाहते थे। लेकिन अभी कार्य क्या है, प्रगति पर है। वो धीरे धीरे गुटनिरपेक्ष की नीति में जा रहे थे और उस गुटनिरपेक्ष की नीति में शामिल होना चाहते थे। वो डरते थे कहीं ना कहीं अमेरिका और सोवियत संघ से। क्वेश्चन 6 है हमारा, गुटनिरपेक्ष किसे कहते हैं, गुटनिरपेक्षता और तटस्थता में क्या अंतर है। तो आइए बच्चों इसे आप ध्यान से समझते हैं और समझने का प्रयास भी करते हैं। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि जब कोई देश किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होता बल्कि विभिन्न गुटों में एक समान दूरी बनाए रखता है तथा दोनों गुटों से एक या समान मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखता है, तो इसे ही गुटनिरपेक्षता की नीति कहते हैं। शीत युद्ध के दौर में तीसरी दुनिया के देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था। गुटनिरपेक्षता और तटस्थता में अंतर। तटस्थता का अर्थ है कि युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि युद्ध को रोकने का प्रयास करना। तटस्थता का अर्थ है कि दूर से युद्ध को देखना। गुटनिरपेक्ष का अर्थ है कि पास जाकर युद्ध को समाप्त करने का प्रयास करना। गुटनिरपेक्षता अलगाव की नीति नहीं है, जबकि तटस्थता अलगाव की नीति को पैदा करता है। गुटनिरपेक्षता नैतिकता के आधार पर समर्थन और विरोध करती है, जबकि तटस्थता समर्थन और विरोध से दूर रहती है। गुटनिरपेक्षता विश्व शांति को बढ़ावा देती है, जबकि तटस्थता विश्व शांति को बढ़ावा नहीं देती है। तो आइए बच्चों, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है 7, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना पर टिप्पणी लिखिए अथवा गुटनिरपेक्ष आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं के नाम भी लिखिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के अनेक देश आज़ाद हुए थे। किससे आज़ाद हुए थे? ब्रिटेन और फ्रांस से। तथा साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों गुट इन नव स्वतंत्र देशों को अपने गुट में शामिल करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में 1955 में वांडुंग सम्मेलन में नव स्वतंत्र देशों ने गुटबाजी से दूर रहने का समर्थन किया। इस सम्मेलन में 5 देशों के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू, घाना के प्रधानमंत्री एना क्रोमा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो। इन सभी नेताओं के प्रयासों के फलस्वरूप प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया। इस तरह गुटनिरपेक्ष आंदोलन सफल रहा। वर्तमान में 120 देश इसके सदस्य हैं। तो जैसा कि बच्चों आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो 1 से 2 बार वीडियो देखिए और मेरी पहली वाली भी वीडियो देखिए, तब जाकर आपको समझ आएगा। और इसे ज़रूर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न 8, तीसरी दुनिया के देश गुटनिरपेक्षता की नीति लोकप्रिय हुई, इसके कई कारण थे। स्वतंत्रता की रक्षा करना पहला टॉपिक है हमारा, इसमें स्वतंत्रता की रक्षा करना। यानी तीसरी दुनिया के देश यदि किसी गुट में शामिल होते तो उनकी स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा हो जाता। इसलिए तीसरी दुनिया नव स्वतंत्र देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपना लिया था। यानी हम बात करते हैं कि तीसरी दुनिया के जो देश है वो नव स्वतंत्र देश कहलाए थे, तो इसलिए उन्होंने गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनाया था। की होड़ से बचना, तीसरी दुनिया के देश हथियारों की होड़ से दूर रहना चाहते थे, इसलिए तीसरी दुनिया के देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। युद्ध और तनाव से बचना, तीसरी दुनिया के देश यदि किसी एक गुट में शामिल हो जाते तो दूसरे गुट में उनकी दुश्मनी हो जाती, इसलिए दोनों ही गुटों से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए ही तीसरी दुनिया के देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। अच्छे संबंध बनाना, तीसरी दुनिया की किसी एक गुट में शामिल हो जाते तो दूसरे ग्रुप में उनकी दुश्मनी हो जाती, इसलिए दोनों ही गुटों से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए ही तीसरी दुनिया के देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया।
तीव्र आर्थिक विकास। तीसरी दुनिया के देश दोनों ही गुट से सहायता प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए तीसरी दुनिया के देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। अगला प्रश्न 9 है, शीत युद्ध में हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण दोनों ही प्रक्रिया उत्पन्न हुई, इसके क्या कारण थे? हथियारों की होड़। शीत युद्ध में दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे, जिससे हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिला। शीत युद्ध में दोनों ही गुट एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करते रहते थे, जिससे हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिला। शीत युद्ध में दोनों गुट हथियारों के माध्यम से अपनी तकनीक का प्रदर्शन करना चाहते थे, जिससे हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिला। शीत युद्ध में दोनों गुट एक दूसरे को कमज़ोर करना चाहते थे और एक दूसरे से समाप्त करना चाहते थे, जिससे हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिला। कहने का मतलब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सोवियत संघ अमेरिका को ख़त्म करना चाहता था, अमेरिका सोवियत संघ को ख़त्म करना चाहता था, और पूरे वर्ल्ड में अमेरिका सोचता था कि पूंजीवादी देश बने मेरे, और सोवियत संघ भी यही सोचता था कि समाजवाद कायम रहे। बट ऐसा हो नहीं। हथियारों पर नियंत्रण। शीत युद्ध में दोनों ही गुट यह समझ चुके थे कि एक छोटी सी गलती भयंकर विनाश का कारण बन सकती है, जिससे हथियारों पर नियंत्रण को बढ़ावा मिला। शीत युद्ध में दोनों ही गुट हथियारों पर होने वाले खर्च को कम करना चाहते थे, जिससे हथियारों पर नियंत्रण को बढ़ावा मिला। शीत युद्ध के दौर में तीसरी दुनिया के देशों ने विश्व शांति को बढ़ावा दिया, जिससे हथियारों पर नियंत्रण को बढ़ावा मिला। शीत युद्ध में दोनों ही गुटों ने परमाणु युद्ध से बचने के लिए अनेक समझौते किए, जिससे हथियारों पर नियंत्रण को बढ़ावा मिला। तो आइए बच्चों, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है 10th, यानी प्रश्न 10। कभी कभी ये कहा जाता है कि शीत युद्ध सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष था और इसका विचारधारा से कोई भी संबंध नहीं था। क्या आप इस कथन से सहमत हो? उदाहरण सहित समझाइए। शक्ति के लिए संघर्ष। दोनों ही गुटों ने अपनी विचारधारा की अपेक्षा शक्ति को महत्व दिया और कुछ देशों को अपने गुट में शामिल करने के लिए अपनी शक्ति का भी प्रयोग किया। जैसे पूर्वी यूरोप अपने प्रभाव में लाने के लिए सोवियत संघ ने अपनी सेना का प्रयोग किया। इसी तरह अमेरिका ने पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया। युद्ध के दौरान दोनों ही गुटों ने सैनिक संगठन बनाए। जैसे अमेरिका ने नाटो सीटों का निर्माण किया, वही सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट का निर्माण किया। इन गुटों का प्रदर्शन करना था, ना कि विचारधारा का, इसलिए शक्ति के लिए संघर्ष था। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन में जो अभी हमने आंसर पढ़ा था, ये जो दोनों जो गुट है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। जैसे कि अमेरिका ने नाटो और सीटो और सेंटो को बनाया, इसी प्रकार से सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया था। अब हम बात करते हैं विचारधारा का संघर्ष। क्या है विचारधारा का संघर्ष? शीत युद्ध विचारधारा के कारण शुरू हुआ था, यानी विचारधारा की लड़ाई थी, कंपटीशन की लड़ाई थी, और दोनों ही गुट ने अपनी विचारधारा को बढ़ावा देने का प्रयास किया। इस दौरान महाशक्तियों ने अपनी शक्ति को बढ़ाया और कुछ देशों को अपने गुट में शामिल करने के लिए अपनी शक्ति का भी प्रयोग किया। लेकिन हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि नव स्वतंत्र जो देश थे वो पहले ही गुट निरपेक्ष की नीति को अपना लिए थे, लेकिन उनका उद्देश्य अपनी विचारधारा को बढ़ावा देना था। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीति, आर्थिक और सामाजिक जीवन को चलाने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। एक तरफ दुनिया में ये बताया जाता है कि अमेरिका कह रहा है कि पूंजीवाद है और सोवियत संघ कह रहा है कि समाजवाद है, लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब बच्चों, यहाँ पे सवाल ये है कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई थी, इस वजह से 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन से साम्यवादी विचारधारा का महत्व समाप्त हो गया और इसके साथ ही शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। इसलिए शीत युद्ध एक विचारधारा का संघर्ष था। तो बच्चों, आपको ये समझ आ गया होगा।
प्रश्न 11, नाटो, सीटो, सेंटो और वारसा पैक्ट की स्थापना कब और कैसे हुई? बच्चों, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि नाटो वारसा पैक्ट है क्या, सीटो सेंटो है क्या। तो मैंने ये भी बताया था कि नाटो, सीटो, सेंटो की स्थापना अमेरिका ने की और वारसा पैक्ट की स्थापना सोवियत संघ ने की। तो आइए बच्चों इसे समझते हैं। नाटो और वारसा पैक्ट अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना की गई, जिसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की यदि उत्तर अमेरिका या पूंजीवादी देश में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उस संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे तथा नाटो में शामिल है देश एक दूसरे की मदद करेगा। इसके जवाब में सोवियत संघ ने मई 1955 में वारसा पैक्ट की स्थापना की। इस संगठन में साम्यवादी देश शामिल थे, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नाटो में शामिल देशों से मुकाबला करवाना था। तो आइए बच्चों, सीटो और सेंटो है क्या? पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिमी एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1954 सीटो और केंद्रीय संधि संगठन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। अब हम बात करते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, स्पष्ट कीजिए। यानी प्रश्न हमारा है 12। यह आंदोलन 1990 में समाप्त हो गया था, इसलिए आंदोलन का अब कोई महत्व नहीं है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में तनावपूर्ण वातावरण नहीं है, अतः गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है। यानी अब ये महत्वपूर्ण नहीं है, यानी महत्वपूर्ण नहीं रहा। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद तीसरी दुनिया की स्वतंत्रता के लिए अब कोई खतरा नहीं है, इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद विश्व के सामने केवल पूंजीवाद रह गया है, इसलिए गुटनिरपेक्षता की अब कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न है हमारा 13। शीत युद्ध समाप्ति के बाद भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बनी हुई है, स्पष्ट कीजिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। शीत युद्ध के बाद तीसरी दुनिया के देशों में आपसी सहयोग के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन महत्वपूर्ण है। शीत युद्ध के बाद विश्व में युद्ध का खतरा बना हुआ है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यवहार अब भी आक्रमणकारी हो गया है। अतः शीत युद्ध के बाद भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बनी हुई है। बच्चों, एक नज़र इन कार्टून पर भी हम दौड़ा लेते हैं। यह कार्टून भारतीय कम्युनिस्ट कुट्टी ने बनाया है, जिसमें शीत युद्ध को लेकर भारत के दृष्टिकोण को दिखाया गया है। यह कार्टून उस वक्त का है जब सोवियत संघ को अंधेरे में रखकर अमेरिका ने चीन के साथ गुपचुप दोस्ती कर ली और टेबल पर बैठने के रूप में दर्शाया गया है, जबकि उसके पास बैठने वाली महिला को अमेरिका के रूप में दिखाया गया है और हाथ चूमने वाला व्यक्ति चीन है। आइए बच्चों, अब हम दूसरा कार्टून भी देख लेते हैं। यह चित्र भी कुटी ने बनाया है। इस कार्टून में वियतनाम में अमेरिकी दूतावास को दिखाया गया है। 1954 से 75 के बीच अमेरिका ने वियतनाम में हस्तक्षेप किया, लेकिन इस युद्ध में अमेरिका को अत्यधिक जान माल का नुकसान झेलना पड़ा, इसलिए वियतनाम में दखल देना अमेरिका की बहुत बड़ी भूल थी। आगे का जो चैप्टर है वो हमारा है दूसरी दुनिया का विघटन, यानी दो ध्रुवीयता का अंत। हम पढ़ेंगे सोवियत संघ के बारे में कि सोवियत संघ की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था और इसमें गोर्बाचेव किस तरीके से सुधार चाहते थे, ठीक है, और सोवियत संघ के विघटन के बारे में। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।